जब इंसान के तरीके ढूंढने की क्षमता खत्म हो जाती है, वहीं से इंसान बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आपको बहाने नहीं ढूंढने हैं, क्योंकि आपको करनी है मेहनत, क्योंकि मास्क वाला मास्टर फिर से आ चुका है आपके लिए लेकर के एक नया शानदार यूपी बोर्ड के सिलेबस का इंग्लिश क्लास 10। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 की पोइट्री का चैप्टर पहला पढ़ाऊंगा आपको। वहां पे मिलेंगे आपको सेंट्रल आइडिया मिलेगा, आपको स्टैंजा मिलेंगे, स्टैंजा बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको जानना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम का क्या है पोर्शन, अगर आप जानेंगे तो बात अच्छी रहेगी। हालांकि आपके सामने आ चुका है पीपीटी बन के पहले वाले चैप्टर का, जिनका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के कण। इनको लिखा है रॉबर्ट ली फ्रस्ट ने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं पहले आपके पेपर का स्ट्रक्चर क्या है बच्चा। आपको बता दिया जाए, आपके एग्जाम में जो पेपर होता है ना इंग्लिश का, उसमें क्या आता है दोस्त, इसमें आता है आपको मिलेगा स्टैंजा मिलेगा, एक स्टैंजा मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेंगे दो ऑप्शन यानी एमसीक्यूज। इस स्टैंजा पर बेस्ड आपको मिलेंगे दो एमसीक्यूज, जो कि आपके होंगे एक एक नंबर के। 2 नंबर आप यहां से गेन कर लोगे। आगे मिलेगा आपको अगला वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलेगा आपको पोयम 4 लाइन का लिखने का। बड़ा मजा आता है क्लास 10 में, 4 लाइन का पोयम लिख दोगे 3 नंबर पा जाओगे। और अगला वाला है ना मित्र, आपको मिलेगा आएगा सेंट्रल आइडिया 3 मार्क्स का, यानी कि 3 मार्क्स का आपका हो गया सेंट्रल आइडिया हो गया। टोटल आपको मिलेंगे यहां से 8 नंबर मिलेंगे, 8 मार्क्स आप गेन करोगे। तो सोचो कितनी अच्छी बात है ना, आपको समझ में आएगा, चीजों को मजेदार तरीके से बताया जाएगा। तो आप पढ़ोगे, और आप पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर यूपी बोर्ड टॉप करोगे। इसीलिए मास्टर आपका खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको यूपी बोर्ड टॉप करवाएगा, और हर विषय को लेकर के आ रहा है, दिन रात काम किया जा रहा है आपके लिए, और वीडियो बनाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, अगर आप पढ़ाई को तन मन से लगन से करते हैं। और इसी लहजे में आपको बता दूं, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और इस दिवाली कुछ ऐसा प्रण करना है कि यूपी बोर्ड को टॉप करना है, और टॉप करना है, और हर हाल में टॉप करना है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को बताने के लिए जो भी लिखा गया है। आप ध्यान से यहाँ पर देखो और लुत्फ लेते रहो। लुत्फ लेंगे तो मजा आएगा, मजा आएंगे तो पढ़ने में और मजा आएगा। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, चैप्टर फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो है, यानी कि बर्फ के कण। इनको लिखा कौन है? रॉबर्ट ली फ्रस्ट ने लिखा है। अच्छा है, कोई बात नहीं। बर्फ के कण यहाँ पे हैं, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, बीच में जो भी स्टोरी आएगी आपको निश्चित तौर पर बताई जाएगी। लिखा है इन दिस पोयम, इस पोयम में, इस पोयम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का कण। यहां पे लिखा है द पोएट, यहां पे आप पोएट कर दो। द पोएट वांट्स, जो पोएट है चाहता है क्या है? टू कन्वे, बताना चाहता है, दैट कि सम टाइम, कभी कभी, सर्टेन मोमेंट्स, मतलब कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं, आर एक्शंस, या क्रियाएं ऐसी होती हैं, विच आर सिंपल, जो बहुत ही सिंपल होती हैं, बहुत ही मतलब साधारण सी होती हैं। वहां पे क्या है आगे? हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, वो बहुत ही लाभदायक होती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीजें इंसान के जीवन में अगर आ जाएं तो इंसान उससे बहुत बड़ा बन जाता है। बात यहाँ पे ही कही जा रही है, और आप इनको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, अर्थ को निकालते हुए पढ़ेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा, और आप 3 नंबर पाएंगे। और आगे लिखा हुआ है दे कैन चेंज द मूड, वे आपके मूड को चेंज कर सकती हैं, और या फिर लाइफ ऑफ ए पर्सन, या एक पर्सन की पूरे लाइफ को चेंज कर सकती हैं। कौन? छोटी छोटी घटनाएं। छोटी घटनाएं का पर्पज यहाँ पे है मित्रों ना, जैसे मान लो आप उदास बैठे हुए हो, अब उदास अकेले बैठे हुए हो, तो सामने से मान लो कोई गुजर रहा हो मुस्कुराते हुए, छोटे बच्चे को लेकर के, तो छोटे बच्चे के चेहरे को अगर मुस्कुराते हुए आप देख रहे हो तो कहीं न कहीं आप भी मुस्कुराओगे। छोटी सी घटना है, लेकिन आपकी उदासी को खत्म कर दे रही। खिलखिला रहा है बच्चा, और जब बच्चा खिलखिलाता है कितना मजा आता है ना जी। तो वही छोटी छोटी घटनाएं ना इंसान के जीवन को बहुत ही शानदार बनाती हैं। और यहाँ पे लिखा है, हालांकि यहाँ पे कहानी कुछ और है, बता रहा हूं आपको। The way a crucifix down dust of snow, मतलब बोलता है यहाँ पे है, और कहां लिखा है?
ऑन द पोएट, मतलब कि पोएट साहब जो हैं वो रास्ते से गुजर रहे थे। अब पोएट थे बड़े परेशान। पूरी स्टोरी में क्या है, पोएट साहब थे बड़े परेशान, दिन भर परेशान थे, तो रास्ते से गुजर रहे थे और रास्ते में एक हेमलॉक का पेड़ आता है, वहां पे कौवा बैठा रहता है और हेमलॉक के पेड़ पर बर्फ जमे रहते हैं। और जब कभी वहां से गुजरते हैं तो कौवा क्या करता है, उस पेड़ को हिलाता है, और जब पेड़ को हिलाता है तो बर्फ के कण क्या होता है, आपके कवि साहब के सर पे गिरते हैं, तो ठंडापन महसूस होता है, शीतलता उनको मिलती है और उनके दिन भर की उदासी क्या होती है, वो लोग खत्म हो जाती है। यहाँ पे कौवा जो कि हमारी संस्कृति में क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा अपशगुन माना गया है कि जब कहीं आप जा रहे होते हो रास्ते में अचानक कौवा में दिख जाए घर के बाहर निकलते ही, तो लोग बोलते हैं कुछ देर रुक के जाना, ये हमारी संस्कृतियों में है। लेकिन देखो यहाँ पे कौवे को जो अपशगुन बताया गया है, यहाँ पे उसकी भी सार्थकता है। तो इस दुनिया में, इस धरती पे जो भी चीजें बनाई गई है, हर चीजों की कुछ न कुछ सार्थकता है। अगर आप पहचान न पाए तो गलत बात है। हर इंसान अपने आप में अच्छा है और हर प्राणी या हर कोई भी छोटे से छोटा जीव सब अपने आप में अच्छे हैं, बशर्ते आपके देखने का नजरिया सही होना चाहिए। तो यही बोल रहा है कि जब पोएट रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो हेमलॉक की ट्री पर एक कौवा बैठा होता है, उनके सर पे स्नो गिराता है पेड़ को हिला करके, और आगे बोलता है इंस्पायर, मतलब यहाँ पे जो पोएट है इंस्पायर होते हैं, एंड गिव सेम, और उनको मिलता है क्या, द आइडिया, विचार मिलता है, टू से का, मुक्त होने का, हिज डिप्रेसिव थॉट्स, अपने अवसाद मुक्त विचारों से। जब बर्फ का टुकड़ा कवि के सर पे गिरता है तो कवि क्या होते हैं, अवसाद ग्रस्त विचारों से मुक्त हो जाते हैं और उनके जीवन में फिर से उस दिन की खुशहाली आ जाती है। दिन भर परेशान थे, रास्ते में गुजरे, कौवे ने पेड़ हिलाया, सर पे बर्फ गिरा और लेखक साहब खुश हो गया, प्रसन्न हो गए। यही तो लाइफ में चाहिए यार। और आगे क्या लिखा है, बिकम चीयरफुल, आनंदित हो गए, एंड मतलब और क्या, डू समथिंग यूजफुल, अब उनका जो मन है कुछ अच्छा करने के लिए लालायित हो गया। तो यही कहा गया है ना, हर छोटी चीज का भी कहीं ना कहीं जीवन में महत्व है। छोटी छोटी घटनाएं आपको बहुत महान बना देती हैं। टाइम न लेते हुए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं आगे वाले पेज पे, देखते हैं क्या वहां मिलता है आपको। यहाँ पे लिखा है, अगर देखा जाए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली, आप इनको केयरफुली जो स्टैंजा दिया है पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर करिए, दैट फॉलो इच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, यही तो आपको मिलने वाले हैं पूरे की पूरे 2 नंबर। तो यहाँ पे देखो ना क्या कहा रहा है, द वी अक्रू शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी कि बोलते हैं क्या, पूरी कहानी यही है यार। मतलब ये रास्ते में से पोएट साहब जा रहे थे और मतलब बहुत ही परेशान थे। हेमलॉक की ट्री जो रास्ते में था वहां से गुजर रहे थे, उस पेड़ पर कौवा बैठा हुआ था, उसने क्या करा, पेड़ को हिलाया और क्या हुआ, उनके सर पे बर्फ के टुकड़े गिरे। अब यहां तक ये हो गया ना। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है यार, क्या है। तो आप देखो, पार्टिकल ऑफ क्ले, मिट्टी है क्या, नहीं है यार। सैंड मतलब बालू है क्या, नहीं है यार। पार्टिकल ऑफ प्लांट, प्लांट के पौधे गिरे क्या, नहीं है यार। पार्टिकल ऑफ स्नो, ये क्या है, स्नो के पार्टिकल है सर, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। नेम द पोएट ऑफ द एबव लाइंस, एबव जो ऊपर लाइन लिखी गई है उनकी पोएट कौन है, तो आपको यहां से मिल जाना चाहिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, यानी कि ऑन द ट्री हो सकता है कि पेड़ पर कौन बैठा हुआ है, पेड़ पर कौवा बैठा हुआ है। सर क्या पूछ रहे हो, पेड़ पे कौवा बैठा हुआ है। तो अब देखते हैं मित्रों अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है यार। अगला वाला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहां पे खड़ा है। देखो यार कहानी में क्या है ना, इस जो कविता लिखी गई है, पोएट खड़े हैं कि गुजर रहे थे पता नहीं था, लेकिन आपको मालूम चलना चाहिए कहां से गुजर रहे हैं। अब हेमलॉक की ट्री, हेमलॉक का ट्री पड़ता है रास्ते में, तो हेमलॉक का ट्री अंडर हेमलॉक ट्री यहां लिखा हुआ है। पहला वाला ऑप्शन सही है मित्र, और उम्मीद करते हैं आप लुत्फ भी ले रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा। दिवाली है, पटाखे ही फूटेंगे, मजा भी आएगा और हम क्या होंगे, सफल भी होंगे, कामयाब भी होंगे। अब चलेंगे मित्रों अगले वाले स्टैंजा पे, बोलते हैं क्या है। तो यहां देखते हैं क्या लिखा है दोस्तों, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, मतलब बोलते हैं वह जो बर्फ के टुकड़े उनके सर पे गिरते हैं ना, वह उनके मूड को चेंज कर देते हैं, एंड शेप्ड सम पार्ट, और दिन का जो कुछ यहां पे लिखा है ना ऑफ अ डे, और जो दिन का कुछ भाग बचा हुआ है वहां पे हम अवसादग्रस्त विचारों से मुक्त हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं दिन में। और यहाँ पे क्या लिखा, आई हैड रीड, जबकि मैं क्या था बोलो, परेशान था।
छोटी सी घटना हुई, कभी साहब मस्त हो गया, खुश हो गए, तो कभी कभी क्या होता है छोटी छोटी घटनाएं इंसान के जीवन को, इंसान की मूड को भी बदल देती हैं, इंसान खुश रहना सीख जाता है। आते हैं क्वेश्चन पे, बच्चा क्या देखते बोलता है, द क्रो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाई, कैसे चेंज करता है? क्या कौवा गाना गाता है? क्या नहीं गाता ना, कोई बात नहीं। क्या यहाँ पे मतलब ये फ्लाइंग अराउंड द पोएट, क्या पोएट के अराउंड दौड़ उड़ रहा है? क्या नहीं उड़ रहा है। शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, और यहाँ बोलता है क्या है, ट्री से स्नो को गिराता है। तो इसे ही है यार, तभी ना हमारे कवि साहब खुश हुए हैं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। और ये जो मेलोडियस वॉइस यानी कौवा अगर बोल देगा तो थोड़ा सा दुख तो होगा ही होगा ना, लेकिन ये थर्ड वाला आपका सही है। अब यहां देखो भाई, द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, यानी जो पोएट साहब हैं वह सजेस्ट क्या करना चाहते हैं, स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ। ये सही है, नीचे जाना ही नहीं यार। यहां देखो ना, जो स्मॉल की जो छोटी छोटी चीजें कभी कभी होती है ना, आपके लाइफ को चेंज कर देती हैं। तो मित्रों आपने देखा पहला वाला क्लास 10 का पोएट्री डस्ट ऑफ स्नो, ये हो गया आपका पूरा खत्म। आपको सेंट्रल आइडिया मिल गया, आपको पोयम का हिंदी सारांश मिल गया, और आपको मिल गया क्वेश्चन आंसर, वो भी आसान भाषा में, शब्दों में। मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, सबका नाम रोशन करना है बच्चों। आपने स्टैंजा को देखा, उनके अर्थ को देखा, हिंदी में देखा, इंग्लिश में देखा, आपने देखा ही देखा। एग्जाम को भी टॉप करने के लिए हमको देखना बाकी है। तो चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर, देखते हैं ये पोएट्री कहती क्या है। यहाँ पे आपको लिखा है सेकेंड चैप्टर है आपका फायर एंड आइस। आपको यहाँ पे मिलेगा फायर एंड आइस है, यहाँ पे चैप्टर का आपके नेम है मित्र। अगर आपको बताया जाए तो लिखे हैं, इसको कौन लिखे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जो आपके चैप्टर नंबर पहले को लिखे थे। चैप्टर नंबर पहला क्या आपको लर्न है क्या? अगर लर्न है तो कमेंट बॉक्स में बता दो ना, स्नो। तो आगे वाला बता दो क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, इसको देखो बच्चा खड़ा है ना लेकर के, आज हम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस पढ़ने वाले हैं, जिनको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। हाँ बच्चा सही बोल रहा है, हम भी सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, सेंट्रल आइडिया है इसका, यानी केंद्र बिंदु क्या है चैप्टर का, आपके पहले पढ़ते हैं आराम से। यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं ना थोड़ा सा, कि यहाँ पे फायर जो कि आग है, आग की तुलना की गई है इच्छाओं से इंसान के, और इंसान की इच्छाएं कभी कभी इतनी खतरनाक बन जाती हैं जो सभी के लिए, सभी के जीवन के लिए विनाश का कार्य करती हैं। तो फायर का मतलब डिजायर से है, और यहाँ पे आइस, आइस मतलब क्या, यहाँ पे आइस का मतलब उदासीनता से है। उदासीनता का मतलब क्या होता है, इतने शांत हो जाओ यार, किसी को देख लो तो मतलब कोई तुमको देख ले तो अभी उदास हो जाए। तो यहाँ पे आइस का पर्पज ये उदासीनता से लिया गया, हेट्रेड यानी कि घृणा से लिया गया है। तो दोनों के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पोएट जो कवि साहब हैं इक्वेट्स तुलना करते हैं फायर का किससे, डिजायर से, यानी कि इंसान की भयानक वाली इच्छाओं से तुलना करते हैं। एंड मतलब और आइस विद हेट्रेड, यानी जो बर्फ की तुलना करते हैं, मतलब कि उसको कहते हैं घृणा का कार्य, घृणा वाला, घृणा का पात्र, उदासीनता का पात्र कौन, बर्फ। आगे बोला जा रहा है बोथ ऑफ दीज, यानी कि दोनों आर ग्रोइंग विद इनॉर्मस स्पीड, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज के समाज में दोनों क्या हो रहे हैं, बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और आगे लिखा है इफ यदि वी डोंट चेक देम, अगर हमने इन्हें नहीं रोका, फ्रॉम ग्रोइंग, बढ़ने से, द वर्ल्ड विल पेरिश, संसार का नाश हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। तो आपको समझा दूं मैं, आप पार्ट पार्ट करके पढ़िएगा, हिंदी भी निकल जाएगी और आपकी इंग्लिश भी शानदार बन जाएगी दोस्तों। आगे लिखा है सो, अतः वी मस्ट रिट्रेन आवर डिजायर्स, मतलब क्या, हमें अपने डिजायर्स को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, रिट्रेन करना चाहिए, मतलब नियंत्रित करना चाहिए। और आगे लिखा है एंड और लव आवर फेलो बीइंग, और हमको क्या करना है, प्रेम करना है धरती पर रहने वाले प्राणियों से। ना आपको फायर वाला काम करना है, ना आपको आइस वाला काम करना है। मस्त रहो, खुश रहो, और प्राणियों को खुश रखो, अपने भी खुश रहो। तो अब चलते हैं दोस्तों, आपको लेकर के इनके ऊपर जो मतलब प्रश्न बनाए जाते हैं, स्टैंजा को पढ़ लेके दिखाते हैं आपको। स्टैंजा आपको पहला वाला यहाँ पे दिया गया है, क्या आप देख सकते हो, शम से द वर्ल्ड विल इन फायर,
Some say the world will end in fire, some say in ice। यानी कुछ लोग बोलते हैं इस संसार का विनाश होगा फायर से, आग से। आग मतलब क्या? इच्छाओं से, इंसान की भयानक वाली इच्छाओं से संसार का नाश होगा। और some say in ice, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से नाश होगा। मतलब क्या? उसकी उदासीनता से संसार का नाश हो जाएगा। अगर खुश नहीं रहेगा, मनहूस रहेगा तो संसार का नाश होना तय है। मैंने कहा ना, एक मनहूस इंसान को देख लोगे तुम भी, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे यार। तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब बोला यह जा रहा है, जो कवि साहब हैं, रॉबर्ट साहब जो हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मैं किसके आई होल्ड, मैं सपोर्ट करता हूं विद दोज, उन लोगों का जो किसके फेवर में, बोलो फायर के फेवर में, जो इंसान की इच्छाओं के नाते कह रहे हैं संसार का नाश हो जाएगा, मैं उनके फेवर में हूं। और आपने यहाँ पे पहले वाले स्टैंडा को खत्म कर लिया है और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इच्छाओं के, मतलब ये इंसान की इच्छाओं का सपोर्ट कर रहे हैं कि इसी के नाते संसार का नाश होगा। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला वाला स्टैंडर्ड क्या बोलता है, उसकी अर्थ क्या होंगे, अच्छे से देखते हैं क्या होता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन दोनों के नाते संसार का नाश होगा। कौन? आइस और फायर, दोनों के नाते संसार का नाश हो सकता है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो आइस है ना, जो मतलब इंसान को उदासीनता है, जो उसकी मनहूसी है ना, वह भी क्या करती है, संसार को नाश की ओर ही लेकर के जाती है। और बोलता है इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सुफिस। मतलब क्या? ये जो आइस है वह भी पर्याप्त है क्या? वर्ल्ड को, यानी कि संसार को नाश करने के लिए। तो हमारे पोएट साहब क्या बोलते हैं, जो आइस है वह अभी कम नहीं है, वह अभी पर्याप्त है क्या करने के लिए? संसार के नाश के लिए। जितना आपका फायर है उतना आइस है। लेकिन यहाँ पे कवि साहब ने सपोर्ट किनको किया है? फायर वाले को किया है, इंसान की भयानक वाली इच्छाओं को सपोर्ट किया है कि इसी के नाते संसार नाश होगा। लेकिन आइस भी कम नहीं है, घृणा कम नहीं है, घृणा से भी क्या होता है, संसार का नाश होता है। मित्रों, तो आप देखते हो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस वाले एक्सट्रैक्ट यानी कि स्टैंजा को पढ़ना है, आपने पढ़ लिया है और आपको देना है आंसर। यहाँ पे क्या लिखा है? Some people say that, कुछ लोग कहते हैं the world will end in, यानी संसार समाप्त होगा। कुछ लोग क्या बोलते हैं? स्मोक तो कहीं है ही नहीं यार, वाटर भी कहीं नहीं है, पानी से कहाँ होगा, समुद्र से नहीं होगा, फायर क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ संसार का नाश होगा फायर से, मतलब आग से होगा। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्या बोलता है सर। आगे लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर। तो अगर पहला वाला स्टैंडर्ड आपको समझ में आता है तो यहाँ पे लिखा है आई होल्ड, मैं सपोर्ट करता हूं, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे होल्ड का मतलब क्या बनेगा आपका मित्रों? होल्ड का मतलब बनेगा यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर। यहाँ पे होल्ड का पर्पस किससे? सपोर्ट से, मैं सपोर्ट करता हूं। आगे लिखा है हु इज द स्पीकर इन द अबाउट लाइन्स। अरे भाई, अब स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है? पोएट ही तो है ना यहाँ पे। तो क्या लिखा है? लीडर थोड़ी बोल रहा है, टीचर नहीं बोल रहा है, पोएट साहब बोल रहा है, बच्चा नहीं बोल रहा यार। कौन बोल रहा है? पोएट साहब। पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रस्ट बेटा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बोलता है। ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, यानी कि बच्चा पोएट के ओपिनियन से जो वर्ल्ड की समाप्ति किससे होगी बोलो? तो बोले ही हैं मैं किसके फेवर में हूँ? फायर के फेवर में हूँ। यानी कि जो वर्ल्ड समाप्त होगा, संसार का विनाश होगा, वो फायर से होगा। उनकी सपोर्ट में पोएट साहब है हमारे। अब देखो भाई अगला क्या बोलता है। आई बोल रहा है सेकंड वाला स्टैंडा आपने पढ़ रखा है। सेकंड वाले स्टैंडा में क्या पढ़ रखा है कि आइस भी कम नहीं है, वो अभी संसार के विनाश के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे लिखा है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस हियर इट मीन्स, मतलब बोलता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि इसका नाश दोनों से हो सकता है। यहाँ पे इसका मतलब किसका? इट का मतलब है संसार का। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन क्या बोलो? वर्ल्ड। वर्ल्ड की जिक्र कई बार किया गया, बोला भी गया, संसार के बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। आप समझ सकते हो, सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। और सेकेंड है बच्चा आपका आई से सुफिशियंट क्या? फॉर डिस्ट्रक्शन सो इज, क्या है ये?
कोल्डनेस ठंडा वाला नहीं यार, मेरली ये भी नहीं है, लव नहीं है, हेट्रेड। आइस का मतलब क्या, घृणा से यहां से लिया गया है ना, तो इसीलिए जो आइस है वो अभी संसार को नाश की ओर ले जा सकती है। तो मित्रों ये हो गया आपका टोटल चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। आपने स्टैंजा को देखा, उनके अर्थ को देखा, हिंदी में देखा, इंग्लिश में देखा, आपने देखा ही देखा। एग्जाम को भी टॉप करने के लिए हमको देखना बाकी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आप लुत्फ ले रहे होंगे, और लुत्फ नहीं लेंगे तो मजा कैसे आएगा। मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, सबका नाम रोशन करना है बच्चों, और आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर सबका नाम करेंगे और समाज का उत्थान होगा, निश्चित तौर पे होगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बोला गया है ना, सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखा है देख सकते हो, अ टाइगर इन द जू। इसको कौन लिखा है भाई, इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। कौन लिखा है, लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम क्या है होता है, इस पोयम का सेंटर क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है, किसको मान करके पोयम को लिखा गया है। ये जो नॉरिस साहब है क्या मान के लिखे, तो पहले बता दो ना, यहाँ पर नॉरिस साहब ने टाइगर के दुर्दशा के बारे में लिखा है कि चिड़ियाघर में बड़े बड़े जानवरों को अगर आप कैद कर ले रहे हो तो उनकी जो उनका दिन होना चाहिए, जो उनका जीवन अच्छा वाला होना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। आपको ये कमरे के अंदर बंद कर दें तो आप बताओ कितना खुश रहोगे, परेशानी होगी ना। तो हर इंसान, हर प्राणी, हर जानवर बाहर की समाज को, बाहर के एनवायरनमेंट को देखना चाहता है। आप उसे जू में बंद करके उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, यही बोला गया है। और यहाँ पर बाघ के यानी कि टाइगर के पक्ष में कुछ बातें नॉरिस साहब ने कही हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। पहले जानते हैं क्या है पार्ट का सेंट्रल आइडिया, शुरू करते हैं दोस्तों। क्या लिखा है देखो, द पोएट वांट्स, मतलब पोएट चाहता है। आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, हिंदी निकालेंगे तो आपको और समझ में आएगा। द पोएट वांट्स, पोएट चाहता है क्या, टू कन्वे, यहां रहेगा कन्वे रहेगा, टू कन्वे बताना चाहता है दैट कि इट इज क्रूल, यह बहुत ही निर्दयतापूर्ण है, यह बहुत ही खराब काम है। क्या, टू कीप, रखना, द वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली जानवरों को, इन स्मॉल सेल ऑफ जू, चिड़ियाघर के छोटे से पिंजरे के अंदर। यह बहुत ही क्या बोलो निर्दयतापूर्ण वाला वर्क है, बहुत ही खराब काम है। क्या मतलब, चिड़ियाघर में छोटे से कमरे में या छोटे से गुफा के अंदर बड़े बड़े जानवरों को रखना। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटल, यानी कि उनके प्राकृतिक आवास से दूर, उनको मतलब खुले जंगलों में रहना चाहिए, वहां वे खेलते कूदते स्वतंत्र रहते। लेकिन कुछ चार दीवारों के अंदर आपने उनको रख दिया है, यह परेशानी की बात है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है दे फील एंग्री, वह बहुत ही गुस्साते हैं। कमरे के अंदर पैक कर दो आपको, तो आप भी तो गुस्सा होगे, किनके ऊपर गुस्सा होगे, जो कमरे के अंदर पैक किया है। तो यहाँ पे भी बहुत गुस्साते हैं। हेल्पलेस, बहुत ही असहाय फील करते हैं। जब वहां पे उनके साथी सहपाठी नहीं रहेंगे तो दिक्कत तो होगी ना, असहाय फील करते हैं। एंड अनहैप्पी, और बहुत ही उदास रहते हैं। एंड और रिमेंबर देयर लाइफ, और अपने जीवन को याद करते हैं। एंड इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट, और जंगल के उस इन्वायरमेंट को याद करते हैं जहां वो पहले खेला कूदा करते थे, बहुत ही स्वतंत्र थे। आज पिंजरे के अंदर बंद है, ना चलने का जगह है, ना घूमने का जगह है। तो पूरा आपको जो पोएट का जो सेंट्रल आइडिया था, आपके पोएट साहब ने जो दिया था, उसका केंद्र बिंदु आपको मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों, स्टैंजा पढ़ेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे, और वहां पे आपकी स्टैंजा बेस्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, मामा का, मामी का, सबका नाम रोशन करना दोस्तों। तो चलते हैं लेकर के आपको आगे। तो स्टैंजा जो पहला वाला है दोस्तों, क्या बोलता है, ही स्टॉक्स, वह टहलता है, वह चलता है। इन हिज विविड, विविड मतलब क्या, चमकदार। और स्ट्राइप मतलब क्या होता है, धारियों, यानी कि वह अपने चमकदार धारियों में चलता है। आपने बाघ को देखा होगा, बाघ के ऊपर क्या स्ट्राइप बने होते, धारियां बनी होती हैं, और चमकती हैं, वो बहुत ही शाइन करती हैं। तो वही बोला जा रहा है, वह अब जब चलता है ना तो उसकी धारियां होती हैं, वो चमकती हुई फील होती हैं। आगे है द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, मतलब अपने गुफा में कुछ कदम, अपने गुफा में मतलब कुछ कदम का मतलब यहाँ है अपने गुफा में बहुत कम टाइम तक चल पाता है, बहुत कम दूरी तय कर पाता है, क्योंकि गुफा की साइज छोटी है, और साइज छोटी होने के नाते कितना वो चल पाएगा, बहुत कम दूरी तय कर पाता है। अगले क्या, ऑन पैड्स आप यह रहेगा बच्चों, वेलवेट रहेगा, वेलवेट, VELVET, वेलवेट क्वाइट्स, यानी कि वेलवेट का मतलब होता है जो उसके पैड्स ऑफ वेलवेट, जो उसके मतलब कि पैरों के नीचे जो गद्दीदार
उनका जो पंजा होता है गद्दीदार होता है, और यहाँ पे क्वाइट, और जब चलता है ना इतनी शांति से चलता है कि मालूम नहीं चल पाता, क्योंकि उसका पंजा क्या होता है बोलो, गद्दीदार होता है। आगे है इन इज क्वाइट, यानी कि अपने गुस्से में भी रेज, वह क्रोधित होता है किनके ऊपर, जो उनको जंगल पे ला करके चिड़ियाघर के छोटे से गुफा में ला के रख दिए हैं। वह शांत भी है, लेकिन उस शांति में भी क्या बोलो, वह बहुत ही क्रोधित है। क्यों शांत है, क्या कर सकता है, असहाय फील कर रहा है तो क्या कर पाएगा, इसलिए शांत है वो, लेकिन हाँ क्रोधित है दोस्तों। आगे लिखा है विच ऑफ द, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ केज, आप बताओ गुफा में कौन है, तो गुफा में टाइगर है मित्रों, ये सही आपका हो गया। अब चलते हैं अगले वाले पेज को देखते हैं क्या बोलता है। अगले वाले पेज पर आएंगे तो लिखा है हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, जो ऊपर का स्टैंजा आप लिए हो, एक्सट्रैक्ट जो लिए हो, उनके मतलब पोएट कौन है, इनके पोएट कौन है बच्चा, इनके पोएट लेस्ली नॉरिस है बच्चा। आगे लिखा है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम, पोयम का टाइटल क्या है, अ टाइगर इन द जू पोयम का टाइटल है मित्रों। अब चलते हैं आगे लेकर के आपको जो नेक्स्ट वाला स्टैंजा सेकंड मित्रों वो क्या बोलता है, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। इस वाले स्टैंजा में पोएट साहब ने बाघ के पक्ष में बात कही है, क्या बोली है, ही शुड, उसे चाहिए, बी लर्किंग, छिपना, इन शैडो मतलब छाया में, पेड़ की छाया में, जहां कुछ दिखाई ना दे किसी को, या अंधेरे में कह सकते हो, जहां अंधेरा हो वहां छिपना चाहिए, जहां उसे कोई देख ना पाए। क्यों, आगे बोला जा रहा है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी कि बोलता है उसे लंबी लंबी घासों में सरक जाना चाहिए, वहां जाके छिप जाना चाहिए। और बोला है नियर द वाटर होल, वाटर की होल के पास, जहां वाटर गड्ढे में इकट्ठा हुआ वहीं पे, वहीं बड़ी बड़ी घास है, उसी के पीछे छिपने को बोला जा रहा है। और कहा जा रहा है वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से मोटे मतलब मोटे हिरन गुजरते हैं। और यहाँ पे बच्चा जो इनका कहने का है, नॉरिस साहब का जो मतलब कहने का मतलब है, जब वहां पे छिपा रहेगा तो जो बड़े बड़े मोटे मोटे हिरन आएंगे वहां पानी पीने, उनके ऊपर वो वार कर देगा। तो यहाँ पे हालांकि देखो बाघ के पक्ष में बात कही गई है, लेकिन हिरन का पक्ष नहीं लिया गया है, लेकिन आप जो भी पढ़ना है पढ़ रहे हो आप। तो यहाँ पे लिखा है द टाइगर इज हाइडिंग इन, कहां छिपा है बोलिए, लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, यानी कि वाटर होल के पास जो मतलब कि बड़े बड़े ग्रास है, घास है, उनके पीछे छिपने को बोला जा रहा है। अगला है द टाइगर इज वेटिंग फॉर, किसका वेट करने को बोला जा रहा है, द फैट डियर, मतलब क्या मोटे मोटे मतलब हिरणों का। और यहाँ पे फैट का मतलब क्या होता है, प्लम्प होता है मित्रों। अब चलते हैं आगे देखते हैं क्या बोलता है। आप सब अच्छे से पढ़ रहे हो, याद रखना सबका नाम रोशन करना है मित्रों, इसलिए पढ़ना पड़ता है। स्टैंजा थर्ड क्या बोलता है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग, उसे दहाड़ना चाहिए अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर। और आगे क्या बोलता है, एट द जंगल इर्द, जो जंगल के किनारे पर है, जो जंगल के किनारे पर गांव है, उनके घर के चारों ओर क्या करना चाहिए, इस बाघ को दहाड़ना चाहिए। यहां भी बाघ के पक्ष में बात की जा रही है। आगे बोलता है बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है अपने व्हाइट मतलब सफेद दांतों को दिखाना चाहिए, बेयरिंग मतलब दिखाना होता है, अपने सफेद सफेद दांतों को दिखाना चाहिए। हिज कॉज, अपने पंजों को दिखाना चाहिए। और टेरराइजिंग द विलेज, यहाँ मतलब गांव के निवासियों को डराना चाहिए, किसको, बाघ को। और कहाँ गांव है, जंगल के किनारे वाले गांव की बात हो रही है। यहाँ पे प्रश्न क्या है, हु इज ही, वह कौन है, वह टाइगर है यार, और कौन है। अब चलते हैं लेकर के आपको आगे मित्रों, क्या बोलता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वेयर शुड ही बी, उसे कहां होना चाहिए। इस वाले में एक टॉपिक छूटा है, इन द जंगल, यहाँ इर्द रहेगा, यानी कि जंगल के किनारे। आगे लिखा है स्टैंजा 4 क्या है मित्रों, उसे देखते हैं क्या बोलता है। बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वह लॉक है, वह कैद है, इन अ कंक्रीट सेल, सीमेंट की दीवार के अंदर। वह लेकिन कहाँ है, वह सीमेंट की दीवार के अंदर क्या है बोलो, वह बंद है, कैद है। अब मतलब वापस चिड़ियाघर की बात हो रही है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जानते हो उस मतलब की दीवार के पीछे उसकी जो शक्तियां है ना, वो पूरी व्यर्थ हो गई हैं। यानी कि बाघ के पास इतनी शक्ति होती है, किसी को मारने की क्षमता रखता है वो, लेकिन यहाँ पे उसको मतलब चार दीवारी के अंदर पैक करके ना उसकी शक्तियों को व्यर्थ कर दिया गया है, वह समझ ही नहीं पा रहा है करें क्या। आगे है स्टॉकिंग, मतलब जो चल रहे हैं, द लेंथ ऑफ हिज केज, उसके गुफा के पास जो लोग चल रहे हैं
इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब जो देखने जो दर्शक आए हैं उनको इग्नोर कर रहा है, और इग्नोर कर रहा, गुस्सा भी रहा है, क्योंकि यही वे लोग हैं जिनकी वजह से आज गुफा के अंदर एक छोटी सी मतलब कि घर के अंदर गुफा के अंदर कैद है और इनको अपना शत्रु मानता है। इस आदमियों को जानवर क्या मानता है? अपना शत्रु मानता है। हमको यहाँ कैद करके यही समय यही जल्लाद है जो हमको यहाँ पे कैद करके रखे हैं, और ये बहुत ही दुष्ट किस्म के प्राणी हैं। जो कौन? जो किनारे गुफा के चल रहा है, हम और तुम और कौन? आदमी लोग की बात हो रही है ना। अब यहाँ एक ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है वो बाघ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? कैद करके रखोगे तो बोलेगा नहीं यार, मन में दो चार गालियां भी दे रहा होगा तुमको यार, है तुमको मुझको जो घूमने जाएंगे उनको दे रहा होगा यार। अब यहां देखो भाई, द वर्ड ही रेफर्स, यानी कि जो वहां पे ही बोला गया है वो वर्ड किसके लिए बोला गया है? टाइगर के लिए बोला गया है। आगे है द बीस्ट, मतलब जानवर इग्नोर करते हैं, द बीस्ट मतलब देखने वालों को, बिकॉज क्योंकि ही कंसीडर देम हिज, वो उन्हें क्या मानते हैं? अपना मानते हैं, दुश्मन, इनमी मानते हैं। बेटा ये हो गया हमारा पूरा खत्म। आगे चलते हैं बच्चा। स्टैंजा नंबर अगर देखा जाए तो 5 वाला यानी कि लास्ट वाला आपका स्टैंजा है मित्रों, और ये क्या बोलता है? ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट मतलब वॉइस एट नाइट, रात में आवाजों को, और द पेट्रोलिंग कार, जो कार पेट्रोलिंग और जो कार गश्त पे लगे होते हैं, जो मतलब की सुरक्षा की दृष्टि से चलते हैं चिड़ियाघर के अंदर, उसे बोलते हैं पेट्रोलिंग। कोई हो सकता है, मतलब ये गश्त पुलिस भी करती है रात में, तो पेट्रोलिंग उसी को बोलते हैं। तो आगे है द स्टेयर्स, वह देखता है, टकटकी लगा करके देखता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपने ब्रिलियंट आइज के साथ, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि इसको उन चमकदार तारों को बहुत ध्यान से देखता है। और इस ध्यान मग्न में क्या बोलता है? इस ध्यान मग्न में आकर के क्या बोलता है? वो सोचता है अपने आप में कि मुझे आजाद होना चाहिए था, मतलब शांति से उस आसमान के तारों को देख रहा है और बोलता है कि मुझे भी आजाद होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। भगवान से दुआ कर रहा होगा कि यार क्या हाँ मैं आ गया, और हाँ उन आदमियों को भर भर के गाली दे रहा होगा या गुस्सा रहा होगा। तो दोस्तों इस वाले स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है? द लास्ट वॉइस इज ऑफ द, लास्ट वॉइस किसका? बोलो पेट्रोलिंग का है ना जी, पेट्रोलिंग का और कुछ भी हो सकता है वहां पे। आगे लिखा है हाउ डू हिज आईज लुक, उसकी मतलब कि जो आई है कैसे देखती हैं? ब्रिलियंट एंड शाइनिंग। ये वाला आंसर क्या होगा? बोलो आपका ब्रिलियंट एंड शाइनिंग होगा। उसकी आंखें क्या है? बोलो ब्रिलियंट भी है, चमकता, मतलब ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान भी है, बुद्धिमत्ता वाली, और चमकदार भी होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं यह पूरा आपको जो सेंट्रल आइडिया है अच्छे समझ में आ गया होगा, और स्टैंडा बेस्ड जो आपके क्वेश्चन है वो अभी आपको समझ में आ गए होंगे। शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, जिसका नाम क्या है? बोलो द ट्रीज है। और द ट्रीज के जो लेखिका है, लेखिका मतलब क्या? कवित्री बोलेंगे यहाँ पे, पोयम है ना, यहाँ पे बोलेंगे यह एड्रियन रिच। कौन है? बोलिए एड्रियन रिच है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? ट्रीज के बारे में बोला गया है कि इंसान आजकल जंगलों को काट करके मतलब छोटे छोटे पौधों को घरों में लगा रहा है यार, और बहुत स्वार्थी हो गया है। इंसान की बुराई के बारे में बात किया गया है, इंसान बहुत स्वार्थी हो गया है, सबके प्रति नुकसान ही तो करता है। पीछे वाले चैप्टर में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा द टाइगर इन द जू, तो वहां पे टाइगर को ही परेशान किया इसने वनों को परेशान किया, जंगलों को परेशान कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, यानी कि बहुत ही दुष्ट प्रकृति का यह है कौन? मनुष्य आज वाला। तो यहाँ क्या लिखा है? मैन हैज इनस्लेव्ड, यानी जो मैन है वह गुलाम बना लिया है द नेचर, प्रकृति को, फॉर सेल्फिश रीजन, अपने कुछ स्वार्थ की वजहों के कारण। आगे लिखा है ही हैज इम्पटाइड, उसने खाली कर दिया है क्या? द फॉरेस्ट्स मतलब जंगलों को, एंड और ब्रॉट लाया है द ट्रीज पेड़ों को, इनसाइड टू डेकोरेट, मतलब इनसाइड मतलब अपने घर में, टू डेकोरेट सजाने के लिए, द इंटीरियर माने अंदर के भागों को, आप ही होम अपने घरों के, और मतलब कि उन जंगल के लकड़ियों को, जंगल के पेड़ों को उठा लाया है, और क्या कर रहा है? उसे घर के, अपने घर के अंदर वाले भाग की सजावट कर रहा है उससे। आगे लिखा है द ट्री, जो पेड़ है, विच जिसका यूज्ड टू ग्रो इन फॉरेस्ट, मतलब जिसका जो ग्रो है, जो विकास है जंगल में होना चाहिए, आर नाउ अब वह है कहां पे? बीइंग ग्रो इनसाइड द वॉल ऑफ ए हाउस, अब वह एक घर के चार दीवारी के अंदर ग्रो कर रहा है। तो कितना ग्रो कर पाएगा? चार दीवारी की दीवारों के अंदर पैक रहा, तो यहां से कोई दबाएगा, कोई वहां से दबाएगा, तो सिकुड़ के रह जाएगा। तो यहां क्या बोला जा रहा है? द पोएट, जो मतलब कवित्री है,
शेष कहती हैं द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ट्रीज इनसाइड आवर होम्स, यानी कि हमारे घर में जो बहुत मतलब कि बहुत कम पौधे हैं, पेड़ हैं, डज नॉट बिकम इक्वल टू नेचर, वह प्रकृति की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। अगर वह जंगल में होते तो तब जो उनका ग्रो होता वह आपके घर के अंदर कभी नहीं हो पाएगा। और आगे क्या लिखा है, इट इज अ वेरी फॉल्स आइडिया ऑफ नेचर, यानी कि यह है वह नेचर के प्रति बहुत ही बुरा विचार है। आगे क्या लिखा है, रियल नेचर जो वास्तविक प्रकृति है, इज आउटसाइड, वह तो बाहर है, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड, जिसको हमने खत्म कर दिया है। आदमी बहुत ही लालची किस्म का आदमी है, बहुत ही गद्दार मकार। कौन है ये आदमी आज का। आगे क्या लिखा है, द पोयम टेल्स अस, जो पोयम हमको बताता है, हाउ द ट्रीज वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द वॉल, यानी कि द पोयम टेल्स अस, जो पोयम है हमको बताता है, हाउ टू ट्रीज, जो ट्रीज कैसे, वांट चाहता है, टू ब्रेक तोड़ना, फ्री और फ्री होना चाहता है, फ्रॉम द वॉल उन दीवालों से जिनमें वो कैद है, दैट जिसमें ह्यूमन हैव पुट अराउंड देम, जिसमें मतलब कि इंसान ने उसको कैद कर लिया है, एंड मतलब और रिटर्न टू, और मतलब रिटर्न होना चाहता है, देयर ओरिजिनल होम, अपने सही वाले घर में, अपने शुद्ध वाले घर में, अपने मतलब कि सही मतलब क्या, ओरिजिनल मतलब क्या होता है कि मतलब अपने सही वाला जगह पे। कौन है वो, फॉरेस्ट है, देयर नेचुरल हैबिटेट, जो कि उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका प्राकृतिक आवास है, वह वहां वापस जाना चाहता है। कौन, पेड़, किसको तोड़ के, इंसान द्वारा बनाया गया दीवालों को तोड़ करके इंसान ने उसको अपने घर में लगा लिया है। हमने पूरे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देख लिया है, हिंदी में इंग्लिश में आराम से। हिंदी जिनको लर्न होगा वो इंग्लिश को बना के लिख लेंगे, और जिनको नहीं होगा तो भाई तो हिंदी तो पढ़ना पड़ेगा ना जी। तो पूरे पाठ का सारांश आपको समझ में आ गया ना। पेड़ के बारे में लिखा गया है, पेड़ के दुर्दशा के बारे में लिखा गया है, और पेड़ का दुर्दशा किसने किया है, आज के गद्दार मानव ने किया है। अब देखो भाई लिखा है, आगे क्या लिखा है, स्टैंजा फर्स्ट आप देखने को पा रहे हो, द ट्रीज, क्या लिखा है देखो ध्यान से, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द ट्रीज इनसाइड मतलब पेड़ अंदर है, आर मूविंग वह जाना चाह रहे हैं, आउट इनटू द फॉरेस्ट जंगल में वापस जाना चाह रहे हैं। और लिखा है द फॉरेस्ट जंगल दैट वाज एम्प्टी, जो अब खाली हो चुके हैं, ऑल दी डेज इन दिनों, जंगल जो इन दिनों खाली हो चुके हैं, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां पर कोई चिड़िया बैठ नहीं सकती है क्योंकि वो खाली है ना, और नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़े अपने आप को वहां छिपा नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पेड़ नहीं है, और द सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और जो सन की किरणें है ना, मतलब कि अब वहां पे क्या हो रहा है, जंगल ने होने के नाते जमीन पर चली जा रही हैं। अगर अगर वहां पर पेड़ होता तो जो सन की किरणें हैं, सूर्य वाली किरणें हैं, जमीन पर नहीं जा पाती। आगे लिखा है द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, जो जंगल है इन दिनों क्या है, पूरे खाली चल रहे हैं, पूरी रात खाली चल रहे हैं, विल बी फुल, यहाँ लिखा है विल बी फुल ऑफ द ट्रीज बाई मॉर्निंग, वो बोल रहा है ना आज रात की बात, यानी कि जो लेखिका है, जो कवित्री हैं, वो रात की बात कर रही हैं, जो रात में पेड़ खाली हैं, जो रात में जंगल खाली है, वहां पे कोई पेड़ नहीं है, मॉर्निंग तक वह सब पेड़ों से भर जाएंगे, क्योंकि पेड़ क्या कर रहे हैं, अंदर से बाहर यानी कि जंगल की ओर जा रहे हैं, तो मॉर्निंग तक पूरा जंगल पेड़ों से भर जाएगा। अगला वाला क्या बोलता है स्टैंजा मित्रों, देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट आएंगे तो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन है, लिखा वेयर आर द ट्रीज रेफर्ड टू इन द स्टैंजा, स्टैंजा में किन मतलब की पेड़ों के बारे में बताया जा रहा है, वे पेड़ जो घरों के अंदर हैं, पहला वाला सही है। वेयर आर दी मूविंग टू, जो पेड़ घर के अंदर कहां जाना चाह रहे हैं, दे आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, यहां दे लगा लो, दे आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, थर्ड वाला सही है। तो पढ़ने का मजा देखा ना, अच्छे से पढ़ लोगे तो आंसर अपने आप दोगे यार। नेक्स्ट स्टैंजा जो बोलता है वो बोल रहा है ऑल नाइट द रूट वर्क, जो वह रूट है, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो रात भर काम करती हैं, टू डिसएंगेज, मुक्त करने को अपने आप को, देंसेल अपने आप को, फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर, यानी कि बरामदा फ्लोर में जो क्रैक्स हैं वहीं से ये पेड़ जाना चाह रहे हैं और अपने आप को मुक्त करना चाह रहे हैं। आगे लिखा है द लीफ, जो पत्तियां हैं, स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, यानी ग्लास को तोड़ करके बाहर जाना चाह रही हैं। आगे लिखा है स्मॉल ट्विक्स, जो मतलब छोटी टहनियां हैं, स्टिप मतलब कठोर हो गई हैं, विद एक्सर्शन मतलब क्या, दबाव के कारण, यानी कि बोला जा रहा है जो टहनियां हैं छोटी छोटी, वह चारों ओर की दीवार जो है उनके दबाव के कारण अब कठोर हो जा रही हो, फैल नहीं पा रही हो। आगे लिखा एंड, और जो लॉन्ग है, जो बड़ी टहनियां हैं,
क्रैम्प सिकुड़ गई हैं, वो सफलिंग अंडर द रूफ, यानी कि रूफ मतलब ऊपर से जो रूफ है वहां तो पेड़ आगे ऊपर जा नहीं पाएगा, तो बड़ी टहनियां भी क्या हो गई बोलो सिकुड़ गई हैं। आगे क्या लिखा है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी कि जैसे एक नया रोगी डिस्चार्ज होता है अस्पताल से, आगे लिखा है हाफ डेज चौंक जाता है, हाफ डेज मतलब चौंक जाता है, मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जैसे क्लिनिक के डोर के जब बाहर जाता है कि नई दुनिया को देखकर वो चौंक जाता है, वैसे कहा जा रहा है पेड़ भी जब बाहर चले जाएंगे ये भी अचंभित हो जाएंगे बाहर की दुनिया को देख करके। अब चलते हैं मित्रों आगे, क्या लिखा है, हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, इस लाइन को कौन लिखा है भाई, तो आपको मालूम है एड्रियन रिच ने इनको लिखा है, ये वाला सही आपका हो जाएगा। आगे है व्हाट वर्क डू द लीव्स डू, यानी जो पत्तियां कौन सा काम कर रही हैं, ग्लास को तोड़ करके बाहर, यहां लिखा है टू ना, यहां लिखो देखो क्या लिखा है, टू मेक एफर्ट टू मूव टुवर्ड द ग्लास, यानी ग्लास को तोड़ के बाहर जाने का प्रयास कर रही है। तो आगे क्या लिखा है देखो मित्रों, नेक्स्ट है आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूं, कौन लिखा है, एक खुद कवित्री साहब ने लिखा है। डोर ओपन टू द बरामदा, यानी कि बरामदा की ओर डोर खुलता है इनका, जिस कमरे में है उस कमरे का जो डोर है बरामदे की ओर खुलता है, अंदर नहीं बाहर खुलता है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और क्या कर रही बोलो, एक लंबे पत्र को लिख रही हैं, और वही कौन था, यही पोयम को लिख रही हैं। आगे लिखा है इन विच स्कार्सली, यानी जिनमें बहुत ही मुश्किल मेंशन किया जा रहा है द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी कि घरों से पेड़ों के प्रस्थान का, जो घर से पेड़ प्रस्थान कर रहे हैं, जो लेखिका के मन में कहानी चल रही है कि मतलब पेड़ जो है घर से प्रस्थान कर रहे हैं, उस वाली बेटा कहानी को बहुत ही बमुश्किल लिखा जा रहा है। स्कार्सली यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बमुश्किल होता है। आगे लिखा है द नाइट इज फ्रेश, जो रात है बहुत सुहावनी है, द होल मून शाइन, पूरा चांद चमक रहा है, इन स्काई स्टिल ओपन, खुले आसमान में पूरा चांद चमक रहा है। अब चलते हैं देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे आपका क्वेश्चन लिखा है क्या, व्हाट इज द पोएट डूइंग एट द मोमेंट, इस मोमेंट पर पोएट क्या कर रही हैं, मतलब कवित्री क्या कर रही हैं, सिटिंग इनसाइड बैठी हुई हैं हाउस के, और राइटिंग लेटर को लिख रही हैं। आगे लिखा है व्हाट शी इज नॉट मेंशनिंग इन हर लॉन्ग लेटर्स, क्या लिखा है, व्हाट शी इज नॉट मेंशनिंग इन हर लॉन्ग लेटर इज, मतलब कि अपने लंबे लेटर में वो क्या नहीं मेंशन कर रही हैं, डिपार्चर ऑफ ट्री मेंशन तो कर रही हैं, पैकिंग ऑफ पिक्चर्स, अभी आगे पहले पढ़ लो, थ्रोइंग ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द हाउस, अरे यार ये मतलब ये क्या थ्रोइंग, मतलब घर से पेड़ का फेंकना हो जाएगा क्या, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट टू द हाउस, ये भी नहीं चाहिए यार, यानी कि यहाँ लिखना चाहिए व्हाट इज सी मेंशनिंग इन लॉन्ग लेटर, अपने लॉन्ग लेटर में क्या मेंशन कर रही हैं, डिपार्चर ऑफ ट्रीज कर रही हैं, कि मतलब पेड़ प्रस्थान कर रहे हैं। अब चलते हैं मित्रों देखते हैं क्या बोलता है आगे वाला क्वेश्चन। आगे बोलता है स्टैंजा 4 क्या लिखा हुआ है, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, यानी कि जो सुगंध है किसकी, पत्तियों की, और लाइकेन क्या होता है, जब पेड़ की डालियों पर कभी कभी काईनुमा कुछ परत बन जाती है उसी को लाइकेन बोलते हैं। स्टिल रिच लाइक वॉइस इनटू द रूम, वह मतलब एक आवाज की तरह हमारे कमरे के अंदर आ रही है, कौन, उसकी सुगंध, किसकी, पत्तियों और लाइकेन की। सहवाल की माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो सिर है ना वो फुसफुसाहट से भरा हुआ है, किसके फुसफुसाहट से, पेड़ों की फुसफुसाहट से, पेड़ों की बातों से इनका सिर भरा हुआ है। क्या लिखा है आगे, विच टुमारो विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएंगी क्योंकि कल पेड़ यहाँ रहेंगे नहीं, वो तो जंगल की ओर जा रहे हैं यार। तो आगे लिखा है इट इज द मून लिट नाइट, यानी कि यहाँ जो मून लिट नाइट की बात करा जा रहा है किसका है, यहाँ पे द होल मून शाइन, पूरा चांद चमक रहा है मित्रों। आगे लिखा है विच स्मेल इज रीचिंग द पोएट, इट इज, माने कि इसका स्मेल पोएट तक पहुंच रहा है, कौन है वो लीव्स है और लाइकेन है, इसका अंतर हो गया खत्म बच्चा। चलते हैं आगे लेकर के आपको देखते हैं अगला वाला क्या बोलता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टैंजा 5, जो कि हमको लगता है लास्ट वाला आपका स्टैंजा है मित्रों। लिखा है लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, वो सुन रही है, कौन, कवित्री साहिबा सुन रही हैं, जो ग्लास और टूट रहे हैं। अब द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज हैं वो आगे की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में। वाइंड रश टू द मीट देम, जो हवा है
वह उनसे मिलने को बेताब है, उन पेड़ों से मिलने को बेताब है। हवा भी पेड़ों से मिल नहीं पा रही है तो पेड़ घर के अंदर आ गए हैं, तो हवा भी उनसे मिलने को बेताब है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब जो मून है ना, जब वो पेड़ बाहर चले जा रहे हैं तो जो चंद्रमा वह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अरे भाई जब पेड़ ऊपर रहेंगे तो आधा देखने को पाओगे पेड़ के ऊपर से, नीचे आप खड़े रहोगे पेड़ रहेगा, ऊपर देखोगे मून टूटा हुआ नजर आ रहा है। और लिखा इट पीसेस फ्लैश, जो इसके टुकड़े हैं चमक रहे हैं। नाउ माने अब, इन द क्रोन एक ताज के रूप में, ऑन द टालेस्ट ओक यानी कि ओक के पेड़ के ऊपर। ओक बहुत बड़ा होता है ना, वो तो टूटा टूटा सा। देखो भाई ये आपका पेड़ है, अब यहाँ पे मून टूटा नजर आ रहा है तो यहाँ पे लग रहा है कि उसके ओक के पेड़ के ऊपर चांद नजर आ रहा है, यानी उसका सिंहासन नजर आ रहा है, उसका ताज नजर आ रहा है। इसका क्या लिखा है, हु इज ब्रेकिंग द ग्लास, ग्लास को कौन ब्रेक कर रहा है, तो ग्लास को ब्रेक कर लीव्स ऑफ द ट्री यानी कि पेड़ों की पत्तियां कर रही हैं। यहाँ पे द वाइंड रशेस टू ग्रीट द, यानी जो हवा है वो मिलना चाहता है किससे, वो मिलना चाहता है पेड़ों से। तो यहाँ पे आपने इसका भी देख लिया, देखते हैं आगे है क्या। तो आगे अब नहीं है मित्रों, तो हम आपको बता देना, क्या बता दें कि आपने पूरा स्टैंजा खत्म कर लिया है और अच्छे से आपने समझ लिया है। और हाँ, यहाँ पे एड्रियन रिच ने पेड़ों के बारे में लिखा है, पेड़ों की दुर्दशा के बारे में लिखा है। वह पेड़ अपने आप को बाहर लेके जाना चाह रहे हैं क्योंकि इंसान ने, दुष्ट प्राणी ने, वफादार जो नहीं है यार, गद्दार है कौन इंसान आज का, उसको अपने घरों के अंदर कैद कर लिया है। तो बहुत नुकसान वाली बात है ना, यानी कि हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में जीवों यानी कि प्राणियों के सुखों को भूल जा रहे हैं कि उनका सुख कहाँ है, खाली अपना ही हम सोच रहे हैं, इसीलिए शायद हम विनाश की ओर जा रहे हैं मित्रों। तो उम्मीद करते हैं पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो लेके चलते हैं आपको सेंट्रल आइडिया पर, जो कि चैप्टर 8 है और इसको लिखा है कौन, इसके जो पोएट साहब है ना, पोएट साहब कौन है बोलो, वो है कार्ल सैंडबर्ग है। एक बहुत ही शानदार पोएम लिखा गया है इनके द्वारा। इसको समझने की आवश्यकता है और समझेंगे तो आपको आएगा, और आपको आएगा तो आप नंबर गेन करेंगे दोस्तों। तो यहां देखो क्या लिखा है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फॉग, यानी कि इस फॉग वाले पोयम का जो पोयम लिखा गया है उसका सेंट्रल वाला पॉइंट कौन सा है, क्या माना गया है। तो पहले आपको बता दो ना, यहाँ पे फॉग को बिल्ली की उपमा दी गई है, यानी कि यह बताया गया है कि जो हमारे पोएट साहब है ना, वह मतलब कि फॉग जो कि निर्जीव चीज है उसको मतलब कि सजीवता से लाके जोड़े हैं, मतलब नेचर के प्रति काफी क्या बोलो संवेदनशील है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पोएट कार्ल सैंडबर्ग, यानी कार्ल सैंडबर्ग जो पोएट हैं इस कविता के, इन इस पोयम अपने पोयम में जो कि फॉग है डिस्क्राइब करते हैं फॉर एज अ कैट, मतलब फॉग को मतलब डिस्क्राइब करते हैं एक बिल्ली के रूप में, यानी कि बिल्ली के रूप में फॉग को डिस्क्राइब किया जा रहा है। आगे लिखा है दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉग, यानी कि फॉग का जो ये डिस्क्रिप्शन है ना, एज ए लाइविंग क्रिएचर, क्या लिखा है, एज अ लाइविंग क्रिएचर, यानी कि जीवित प्राणी के रूप में सोच दर्शाता है। द पोएट मतलब पोएट का इंटरेस्ट इन द वंडर्स एंड ब्यूटीज ऑफ नेचर, यानी कि बोला जा रहा है फॉग का जो डिस्क्रिप्शन है एक जीवित प्राणी के रूप में दिखाना, यह दर्शाता है कि मतलब जो हमारे पोएट साहब हैं वह प्रकृति की सुंदरता से कितना प्रेम करते हैं, उसमें कितना इंटरेस्ट रखते हैं। तो आगे लिखा गया है क्या, टू हिम द कमिंग ऑफ फॉग रिसेंबल, मतलब कि उनके लिए द कमिंग ऑफ फॉग, जो फॉग है शीतलहर है उसका आना, तो नहीं धुंध टाइप का आता है वही, उसका आना रिसेंबल करता है द वे अ कैट कम्स साइलेंटली ऑन लिटिल फीट, मतलब कि रिसेंबल क्या करता है कि जैसे एक बिल्ली अपने पैरों से, अपने नरम पंजों से शांति पूर्वक आती है, उसी प्रकार फॉग भी आता है। वो दर्शाता है ना, फॉग का आना क्या दर्शाता है, जैसे बिल्ली अपने नरम पैरों से साइलेंटली बहुत आराम से आती है, घर के अंदर प्रवेश करती है, वैसे ये अभी बहुत आराम से आता है। कहां पर आता है, जमीन पर आएगा यार, शहर के पास बंदरगाह के पास आएगा। अगले क्या, लाइक अ कैट, एक बिल्ली के जैसे, द फॉग, जो फॉग है शिट मतलब बैठता है, ऑन हिज हांचेस घुटने टेक करके, एंड और लाइक अ कैट एक बिल्ली की तरह गेज मतलब टकटकी निगाहों से देखता है। क्या, द फॉग लुक्स क्या देखता है, ओवर द बार्बर एंड द सिटी, ओवर द हार्बर है सर, हार्बर एंड सिटी, यानी कि बंदरगाह को देखता है और शहर को देखता है। हार्बर मतलब क्या, बंदरगाह, और शहर को देखता है। जस्ट लाइक अ कैट, और मतलब बिल्ली की तरह ही कीप्स मूविंग
चलता रहता है, एंड मतलब और हार्डली स्टे बहुत ही कठिनता से रुकता है, एट वन प्लेस एक स्थान पर। जैसे बिल्ली एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं रुक पाती है, वैसे जो हमारा फॉग है ना वह भी बहुत कठिनता से एक स्थान पर रुक पाता है। और लिखा है द फॉग आल्सो, जो फॉग है आल्सो स्लोली मूव्स, मतलब बहुत धीरे धीरे मूव करता है, ऑन एंड मूव ऑन, मतलब कि द फॉग आल्सो स्लोली मूव ऑन, बहुत धीरे धीरे मतलब कि मूव करता है। और क्या लिखा है एंड वैनिसेस, और क्या होता है बोल, अचानक ही बिल्ली की जैसे गायब हो जाता है। यानी कि यहाँ पे फॉग को बिल्ली की उपमा दी गई है, बिल्ली की तरह फॉग आराम से आता है बैठ करके, जैसे बिल्ली दही दूध को देखती है घर में ना, ऐसे ही किसको देख रहे हैं, बंदरगाह को देखता है, शहर को देखता है, और आराम से दबे पैर क्या होता है चलता रहता है और अचानक गायब हो जाता है। ये आपके जो पोयम है ना उसका सेंट्रल आइडिया है, आपको मालूम चल गया होगा पोएट साहब क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो चलते हैं आपको लेकर के बच्चा इसके स्टैंजा पे। इसमें एक ही स्टैंजा है, बहुत अच्छी बात है, स्टैंजा की पूरी हिंदी आपको बता दी गई है। क्या लिखा है सर, लिखा है यहाँ पे द फॉग ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड दे मूव्स ऑन। वही कहा जा रहा है जो फॉग है वह बिल्ली, जैसे बिल्ली के पंजे आराम आराम से आते हैं, जब बिल्ली अपने पंजों पर आराम आराम से आती है उसे फॉग आता है और बोलता है, यह बैठता है और देखता है, किसको देखता है, बंदरगाह को, शहर को, ऑन साइलेंट हॉन्चेस, मतलब पैर मोड़ करके बैठ के देखता है घुटने के बल, और एंड और देम मूव ऑन, और आराम से वहां से गुजर जाता है। ये पूरा आपके एक ही स्टैंडा यहाँ पे है यार, बहुत मजेदार बात है ना। एक ही स्टैंडा पढ़ लो, 4 लाइन का पोयम है, लर्न कर लो, चाहे पोयम लर्न कर लो, चाहे आप सेंट्रल आइडिया को लर्न कर लो यार, 3 नंबर पाएंगे आप यहाँ से। अब आगे आओ मित्रों, देखते हैं क्या इनका क्वेश्चन वगैरह है। क्वेश्चन है व्हाट इज फॉग कंपेयर टू, फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, बिल्ली के पंजे से, कैट फीट। आगे लिखा है हु कंपोज दिस लाइन, इस लाइन को कौन लिखा हुआ है, तो कॉल सैंडबर्ग लिखे हुए हैं, कॉल सैंडबर्ग BURG, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया खत्म यार, एक ही स्टैंजा था और हमको लगता है कि तुमने अच्छे से पढ़ लिया और तुमको आनंद भी आया होगा, और आनंद के साथ पढ़ते रहो, क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, नाना का, नानी का, मामा का, मामी का, सबका नाम रोशन करना है और वो आप करेंगे, और सब मैं आपके साथ खड़ा हूं ताकि आप बढ़िया से पढ़िए और समाज में नाम कमाइए। यहां देखिए आज क्या है, हमको पढ़ना है चैप्टर अमांडा है, और अमांडा यहाँ देखो क्या लिखा है, रूम में अमांडा बैठी है, नाखून मत का गाना नहीं मिलता क्या, इसकी अम्मा डांट रही है, जैसे आपकी अम्मा आपको डांटती है ना जी। तो आपका है अब क्या, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। इस पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या है, पहली बात तो जान जाओ, इसको लिखे हैं रॉबिन क्लेन ने। कौन लिखा है, रॉबिन क्लेन ने लिखा है। और क्या है इनका मतलब, पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे छोटे बच्चों को डांटने के बारे में बताया गया है कि उनको डांटना नहीं चाहिए। अगर आप उनको लगातार डांटते रहेंगे, स्कोल्डिंग करते रहेंगे, तो बच्चे का जो मेंटली डेवलप है ना वो खत्म हो जाएगा, वो मेंटली डेवलप नहीं कर पाएगा और बच्चे का जीवन यार बेकार हो जाएगा। तो डांटना नहीं, बच्चों को प्रेम से समझाना है। और यहाँ पे वही बात पर जोर दिया गया है, कौन दिया है, रॉबिन क्लेन साहब ने दिया है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेंट्रल आइडिया अगर पढ़ा जाएगा मित्रों तो लिखा है अमांडा इज ए पोयम अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। जो अमांडा है वह चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान के विषय में है। द पोयम टेल्स अस, जो पोयम बताता है क्या, अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची के बारे में जिसका नाम क्या है, अमांडा है। शी इज कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूअसली, वह लगातार और निरंतर कहा जा रहा है, बीइंग स्कोल्डेड, डांटी जाती है, मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर, संभवतः अपनी माता से, संभवतः लगातार निरंतर वो अपनी माता से डांट सुनती है। बट लेकिन अमांडा इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, लेकिन इतना होने के बाद भी ना वो अपने खुद की दुनिया में खोई हुई है। आगे लिखा है द फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस, लगातार मतलब दखलंदाजी करना, मेक हर वेरी अनहैप्पी, मतलब कि उसके मैटर में, उसके मतलब बीच में लगातार दखलंदाजी करना उसे बहुत ही बुरा लगता है, उसे बहुत ही नाखुश रहती है। शी वांट्स, वह चाहती है फ्रीडम मतलब आजादी, फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन, सभी बंधनों से, एंड
और ड्रीम टू लीड अ लाइफ ऑफ मैरमेड, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, वह एक ऐसे जीवन को चाहती है जो जलपरी के जैसे हो। मैरमेड मतलब क्या, जलपरी होता है। इन द एमरल्ड सी, और मतलब कि कहां पर जलपरी कहां रहती है, एक हरियाली वाले समुद्र में जहां पे हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पत्तियां, वहां पे। आगे लिखा है वेयर सी इज द ओनली इनहेबिटेंट, मतलब जहां की वह केवल अकेली निवासी हो, वहां मतलब क्या कर रही है, मैं समुद्र जो कि हरियाली से भरा पड़ा है, वहां की मैं अकेली निवासी हूं, इस सपने में अपना जीवन बना रही है ऐसा। अगला है सी फील, तो फील करती है दैट एन ऑर्फन हैज मोर फ्रीडम, कि एक जो अनाथ बच्चा होता है वह मतलब कि बहुत आजादी में होता है, मतलब कि मुझसे ज्यादा उसके पास तो आजादी है ही, बट ये बच्ची है ना, नहीं पता आजादी है कि क्या है, दैन है मतलब उससे। द लिटिल गर्ल डज नॉट पे अटेंशन, जो छोटी बच्ची है ना वो अटेंशन नहीं दे रही है कि इस पर टू व्हाट हर मदर इज सेइंग, कि उसकी माता क्या कह रही है। एंड लिखा है द पोयम देन पॉइंट्स, मतलब कि जो पोयम है पॉइंट करता है, निर्देश करता है दैट की पेरेंट मस्ट गिव सम फ्रीडम, कि जो पेरेंट है वह कुछ फ्रीडम दे, किसको बोला, टू ग्रोइंग चिल्ड्रेन, बच्चे को मतलब कि ग्रो करने के लिए, बच्चे को मेंटली फिजिकली ग्रो करने के लिए आप उसको कुछ आजादी दें। और लिखा है कांस्टेंट स्कोल्डिंग, लगातार डांटना, में एडवर्सली अफेक्ट अ चाइल्ड डेवलपमेंट, लगातार डांटना बच्चे के विकास के लिए बाधक बन सकता है, प्रभाव डाल सकता है। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जो लिखा है सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। लिखा है पहला वाला स्टैंजा क्या है, डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा, अमांडा अपने नेल को मत काटो, दांत से, देखो बाइट लिखा है ना, दांत से मत काटो। लिखा है डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने मतलब कंधों को कुबड़ मत बनाओ ऐसे करके ना जी, अमांडा, अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्टेट, अमांडा कुबड़ बना के मत बैठो, झुक कर, स्लाउचिंग मतलब झुक कर मत बैठो, सीधा बैठो। ये पहले वाले में बोला जा रहा है, अमांडा की मम्मी बोल रही है, अमांडा से बोल क्या आ रही है, डांट रही है। डांटना मतलब उसे डांटना भी नहीं बोलेंगे यार, अगर बच्चे मान लो कुछ गलत कर रहे हैं तो समझाना होता है, हालांकि इनकी आवाज यहाँ पे ऊंची होगी तो डांटना रहेगा, और आराम से कर रही होंगी तो प्रेम से समझाना रहेगा, लेकिन यहाँ बताया गया डांटा जा रहा है, स्कोल्ड किया जा रहा है। तो लिखा है द पोयम इज रिटन बाई, पोयम कौन लिखा है, रॉबिन क्लेन ने लिखा, मैंने पहले बोल दिया था यार आपको स्टैंजा बेस्ड मिलने वाले क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं सर। तो यहाँ पे मित्रों लिखा है क्वेश्चन क्या, द वर्ड हंच हियर मीन्स, हंच मतलब होता है क्या, मतलब कुबर टाइप का होता है, बेढंगा होता है, तो सिक एक्वार्डली यानी कि आप बेढंगे तरीके से मत बैठो। अगला है वेयर इज अमांडा एट पर्सन, मतलब जो मतलब अमांडा है वह कहां पर है, वेयर इज अमांडा एट पर्सन, कहां पर है बोलो, इन द हाउस, कहां पे है, इन द हाउस यानी घर में है मित्रों। अब चलते हैं अगले वाले पर, अगला वाला क्या लिखा है, स्टैंजा 2 है मित्रों, पढ़ना है। स्टैंजा 2 में जो अमांडा है ना अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई है, मम्मी पापा क्या, मम्मी क्या बोलती कोई मतलब नहीं है। लिखा है देयर इज ए लैंग्वेज, मतलब क्या, वह निष्क्रिय है, बिल्कुल शांत है यार। एमरल्ड सी, और मतलब कि जानते हो वह हरियाली वाले समुद्र में है, अपने सपने में जो खोई हुई है ना। आगे लिखा वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहां पे वह अकेली निवासिनी है, और इज मी अ मेरमेड, और वो एक जलपरी की भांति है, ड्रिफ्टिंग तैर रही है, ब्लिसफुली मतलब क्या, खुशी से, खुशी से क्या हो रही है बोलो, वो समुंदर में तैर रही है, कहां पर, वो अपनी दुनिया में खोई हुई है, मम्मी क्या बोलती नहीं पता चलता। यहाँ क्या लिखा है, व्हाट डज द वर्ड लैंग्वेज टेल्स यू अबाउट द सी, लैंग्वेज मतलब निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय मतलब यहाँ पे शांति का मतलब है, तो यहाँ पे क्या, इट इज पीसफुल मतलब वो काफी शांति में है। अगला क्या है, व्हाट डज द गर्ल विश टू बी, मतलब कि वह क्या इच्छा रखती है, क्या बनने की, अ मैरमेड मतलब क्या, एक जलपरी बनने की इच्छा रखती है मित्रों। अगला वाला स्टैंजा बोलता है विच, स्टैंजा नहीं क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द लास्ट 2 लाइन्स मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पीली, खुशी का मतलब लास्ट वाली लाइन में कौन सा है, ब्लिसफुली से है, ब्लिसफुली माने होता है खुशी मित्रों। चलते हैं अगले वाले स्टैंजा पर। स्टैंजा 3 क्या बोलता है मित्रों,
बोलता है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। फिर उसकी अम्मा डांटने आ गई, यार क्या अमांडा तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है अमांडा? और क्या तुमने सामान को क्रम में रख लिया है? टिडी मतलब यही होता है। आगे क्या है? थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने सोचा कि तुमने अपना शूज साफ कर लिया होगा। मतलब जब देखा उन्होंने कि शूज साफ नहीं है तो उसकी अम्मा क्या बोलती हैं कि मैंने सोचा कि तुमने अपना शूज साफ कर लिया होगा अमांडा, लेकिन नहीं करी है यार। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन आंसर बनने वाला। अकॉर्डिंग टू द नरेटर अमांडा इज अ वेरी, नरेटर के हिसाब से अमांडा बहुत केयरलेस है। डांटना पड़ रहा है उसको, केयरलेस वाले पे आ जाएंगे बी वाले पे। व्हाट द नरेटर आस्क्ड अमांडा इज टू, मतलब कि अमांडा को नरेटर ने क्या बोला, क्या फिनिश द होमवर्क सही है, क्लीन द रूम सही है, क्लीन द शूज सही है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि पूरा रही है। ये सब अमांडा को बोला गया था। आगे है इज टॉकिंग टू अमांडा, अमांडा स्टॉक कौन कर रहा है? उसकी अम्मा कर रही है, मदर। बी वाला सही हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं अगले वाले पेज पर मित्रों। लिखा है स्टैंजा 4 में, आइए आई एम एन ऑर्फन। फिर अमांडा अपनी दुनिया में खो गई। मम्मी क्या बोलती, कोई मतलब नहीं है। आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूं। रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न, मैं पैटर्न बनाती हूँ। सॉफ्ट डस्ट, मतलब की मुलायम धूल के कणों पर। विद माई हस्ड, अपनी चुप्पी से, अपनी शांति के साथ। बेयर फीट, नंगे पैरों से। और द साइलेंस इज गोल्डन, और यह शांति ना बहुत सुनहरी है। और द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वाली है ना बहुत ही अच्छी है। क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक द चाइल्ड इज ऑर्फन, क्या आप सोचते हो कि चाइल्ड ऑर्फन है? डू यू थिंक द चाइल्ड इज ऑर्फन, क्या आप सोच रहे हो कि जो चाइल्ड है, जो बच्ची है, क्या ऑर्फन है? वाई नॉट, हम तो नहीं सोचते यार। हम क्या सोच रहे हैं? नो, मतलब ये वो नहीं है। बिकॉज शी इज रोमिंग इन द स्ट्रीट, लेकिन वह क्या हो रही है, गलियों में घूम रही है। और आगे वाला ऑप्शन पढ़ा जाए, देखिए चेक करते हैं। नो, बिकॉज हर मदर इज ऑलवेज स्कोल्डिंग हर, मतलब कि हाँ ए वाला सही होगा आपका। नो, वो ऑर्फन तो नहीं है, लेकिन जानते हो बिकॉज हर मदर इज ऑलवेज स्कोल्डिंग हर, लेकिन अपने माता के लगातार डांट सुनने से ही सोच रही है वो। आगे लिखा है नेक्स्ट वाले पे मित्रों, अगला लिखा है शी वांट्स टू बी ऑर्फन, शी वांट्स टू बी ऑर्फन, वह मतलब कि ऑर्फन बनना चाहती है, अनाथ बनना चाहती है। क्यों? तो टू वॉक ऑन डस्ट, डस्ट पर वॉक करने के लिए। आगे लिखा है टू मूव एवरीवेयर फ्रीली, सभी जगह घूमने के लिए। टू वॉक बेयर फीट, नंगे पैरों चलने के लिए। टू वॉक विद हर फ्रेंड, अपने मित्रों से, मतलब कि अपने मित्रों, टू वॉक विद हर फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ चलने के लिए। तो यहाँ पे मेन ऑप्शन मिलेगा आपको टू मूव एवरीवेयर फ्री, फ्रीली मतलब क्या, हर जगह वह स्वतंत्रता चाहती है, और मतलब कि यहाँ पे कोई ना हो, बिल्कुल शांति हो। अगला है शी वांट्स टू लिव, वह रहना चाहती है किसके साथ? विद हर फ्रेंड, बिल्कुल नहीं यार। विद नो नॉइज अराउंड, हो सकता है, आगे पहले पढ़ो आप। विद नो वन टू लुक आफ्टर हर, मतलब कि उसके और कोई ना देखे। विद नो लाइट्स इन द स्ट्रीट, गली में कोई लाइट ना हो, तो ये वाला सही आपका हो जाएगा। विद नो नॉइज अराउंड, यानी कि वह शांति चाहती है ना, जैसे मतलब क्या, उसके अगल बगल कोई शोर ना हो। अगला वाला बेटा क्या बोलता है आपसे, देखिए अगला वाला स्टेंजा 5 वाला क्या बोलता है, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अपने मुहासे को याद करो अमांडा की पिछले दिनों आपने चॉकलेट ज्यादा खाए थे तो तुम्हारे गाल पे मुहासे निकल आए थे, फोड़े फुंसी निकल आए थे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपको बोल रही हूं तो उस टाइम पे क्या मुझको नहीं देख सकती हो, मुझको देखो। अमांडा, अमांडा को बोला जा रहा है, कौन बोलता है? उसकी अम्मा बोलती हैं। और क्या बोलती है मित्रों, आगे ले क्या है क्वेश्चन पे आइए, क्या हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, एबव लाइन कौन बोला है? उनकी अम्मा बोली है, पूरी लाइन को उनकी अम्मा ने बोला है, सही है। व्हाट इज अमांडा आस्क्ड टू डू, अमांडा मतलब अमांडा से क्या बोला गया? नॉट टू ईट चॉकलेट, की चॉकलेट मत खाओ। अगला है व्हाई इज शी आस्क्ड नॉट टू ईट चॉकलेट, उसे चॉकलेट खाने के लिए क्यों नहीं बोला जा रहा है? शी हैड एक्ने, क्योंकि एक बार उनको मतलब कि चॉकलेट ज्यादा खाने से फोड़े फुंसी हो चुके थे, इसीलिए बोला गया था। आगे
चलिए चलते हैं मित्रों। आगे वाला कहता है स्टॉप दैट सल्किंग, मतलब नाराज होना बंद करो। एट वंस अमांडा, अब मतलब कि नाराज होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो मतलब कि तुम हमेशा मतलब कि मूडी मतलब क्या, बेढंगे तरीके से रहते हो अमांडा। आगे लिखा है एनीवन वुड थिंक, कोई भी देखेगा तुमको तो सोचेगा आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें बहुत सताती हूं अमांडा। अब ये लास्ट वाला आपका स्टैंजा है और क्वेश्चन आंसर है, खत्म होने जा रहा है। देखा है हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, स्पीकर कौन है, स्पीकर कौन है, अमांडा के पेरेंट है। यहाँ पे अमांडा की अम्मा तो उनकी पेरेंट ही कहलाएंगे ना, मदर तो कहीं लिखा नहीं तो पेरेंट ही बोलना पड़ेगा ना। अब आगे आइए अगले वाले देखते हैं क्या लिखा है। डिड द स्पीकर रेप के हर, स्पीकर क्या उसको डांट लगाती है, तो आप डांट नहीं बोलेंगे, आप बोले द स्पीकर डिड नॉट रेप के हर बट पॉइंटेड, लेकिन क्या कर रही है बोलो, उनको डांट नहीं रही है यार, लेकिन निर्देशित कर रही है कि लोग सोचेंगे कि हम तुमको बहुत सताते हैं। आगे लिखा है आउट हर सर्टेन हैबिट, सही है वो। आगे लिखा है द वर्ड सल्किंग मीन्स, मतलब सल्किंग मतलब क्या होता है, आपका देख सकते हैं बिहेविंग बैडली, यानी कि नाराज होना क्या होता है, सल्किंग मतलब नाराज होना होता है, या मतलब कि बैडली बिहेवियर करना होता है। तो ये हो गया आपका अमांडा मित्रों, हो गया खत्म। आप 8 नंबर पा जाएंगे, 4 नंबर पाएंगे सेंट्रल आइडिया से, और आप पाएंगे 4 नंबर अपने क्वेश्चन आंसर से पाएंगे जो आपके स्टैंडर्ड बेस्ड पर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा हमारा गला खराब है तो थोड़ा मोड़ा जानते हो, आप भी प्यार दो और जानते हो क्या करना है, और आपको देखना है वीडियो को, सबको बताना है मास्क वाला मास्टर पढ़ा रहा है, मेहनत से पढ़ो और हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी आपको दिक्कत किसी विषय में होती है बताओ हमको मित्रों, क्योंकि 22 फरवरी से आपका एग्जाम हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे दोस्तों अगले वाले वीडियो में कुछ नए वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।